हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र। तो फार्माकोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम स्टडी करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, अब उसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, हम आपको बता दें कि आज के इस लेक्चर में हम दो क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इन दो क्लासिफिकेशन को हम आज इस लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होता है, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ARB भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं, ठीक है, इनके कौन कौन से मेडिसिन हैं, ठीक है, उनको जान लेते हैं। पहला मेडिसिन है लोसार्टन, दूसरा है टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन, वेलसार्टन, कैंडिसार्टन, एरवेसार्टन और इप्रोसार्टन। तो ये सारे जो हैं ARB के मेडिसिन हैं। ठीक है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के मेडिसिन हैं। अब ये जो मेडिसिन हैं, ठीक है, इनमें आपको एक कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा होगा जो कि इनके सफिक्स में दिख रहा है। वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है सार्टन। ठीक है, सार्टन जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सार्टन है, इसमें भी सार्टन है, इसमें भी सार्टन, सार्टन। ठीक है, तो इन सब में जो है कॉमन सफिक्स है सार्टन। ठीक है, तो सार्टन वर्ड जिस भी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में सफिक्स में आएगा, ठीक है, उसको हम ARB कंसीडर करेंगे। ठीक है, यानी वो मेडिसिन जो होगी, कौन सी मेडिसिन होगी? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होगी। ठीक है, आगे ये जो मेडिसिन है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है, इसके नाम से पता चलता है कि जो मेडिसिन है ये एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, उसको ब्लॉक करता है। लेकिन हमने क्या देखा था इसके पिछले लेक्चर में, जब हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है, ठीक है, जो वो एंजियोटेंसिन को, ठीक है, उसका जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको इनहिबिट कर दे रहा है डायरेक्ट। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, और एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जनरली दो तरीके के होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 81 और 82। ठीक है, ये जो हैं ये सब टाइप रिसेप्टर्स होते हैं किसके? एंजियोटेंसिन के। आगे देखिए, इसमें लिखा हो बट मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड आर मीडिएटेड बाई 81 टाइप सब रिसेप्टर्स। मतलब ये कह रहा है कि जो ज़्यादातर इफेक्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड का, वो किस रिसेप्टर्स पे होता है? 81 रिसेप्टर्स पे होता है। 81 रिसेप्टर्स पे इसलिए होता है क्योंकि 82 रिसेप्टर्स जो है, ठीक है, उसका फंक्शन अभी नोन नहीं है, मतलब ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब जब 81 रिसेप्टर्स को बाइंड कर रहा है तो 81 रिसेप्टर्स क्या करता है, यानी जो रेगुलेशन है 81 रिसेप्टर्स का, ठीक है, उसको समझते हैं। तो 81 रिसेप्टर्स का जो रेगुलेशन है वो कौन सा रेगुलेशन है? एक है वासोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स, ठीक है, और सेल ग्रोथ है, प्रोलिफरेशन। ठीक है, इन सब फंक्शंस को जो है ये 81 रिसेप्टर्स जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है हम इसका फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि ACE इनहिबिटर्स जो थे, ठीक है, उसमें हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, और लास्ट में जो है हमने उसका यूज़ देखा था। तो उसी तरीके से ARB ब्लॉकर्स में भी हम लोग जो है पहले फार्माकोकाइनेटिक्स देखेंगे। ठीक है, इन मेडिसिन का फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ADME की स्टडी करते हैं। ADME क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आइए पहले देख लेते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट हैं, उसको लिख लेते हैं। पहला, ठीक है, ARBs taken
बाई ओरल रूट, ठीक है, ओरल रूट या माउथ, ठीक है। यानी जो ARV होते हैं वो उनका जो मोड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माउथ होता है, ठीक है, या ओरल होता है, ठीक है, ओरल रूट। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, फूड रिड्यूसेस इट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी फूड क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। अब जब फूड इसके एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है तो जैसा कि हमने देखा था कि AC इनहिबिटर्स में, ठीक है, कैप्टोप्रिल के एब्जॉर्प्शन को फूड इफेक्ट कर रहा था, ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे कि 1 घंटा पहले ले लेते थे खाना खाने से। तो उसी तरीके से, ठीक है, इन मेडिसिन को जो हम लोग खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लेंगे। तीसरा जो है इसका मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो मेटाबोलाइज्ड बाई ठीक है लीवर, ठीक है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किससे होता है, लीवर से होता है। और लास्ट में जो है इसका एक्सक्रीशन देख लेते हैं, तो एक्सक्रीटेड बाई, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाई किडनी, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाई किडनी। तो ये इसका क्या हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा, ADME, एडेमी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, एम क्या है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और ई क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। इसको हम इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि चाहे क्योंकि आपको जो है याद हो जाए कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में किसी पर्टिकुलर दवा का जो हम लोग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है, इन चारों चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है और छोटा सा है, ठीक है। तो आइए उसको देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को शॉर्ट में MOA, ठीक है, इसी को हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसके क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है, वो क्या करता है, जो AT1 रिसेप्टर, ठीक है, AT1 रिसेप्टर होता है, ठीक है, उसको कॉम्पिटिटिवली, ठीक है, बाइंड करने से रोकता है, ठीक है। ये हो गया ARB, ठीक है, ARB को जो है कॉम्पिटिटिवली बाइंड करने से रोकता है, ARB, ठीक है, AT1 रिसेप्टर्स को, एंजियोटेंसिन सेकंड को जो है AT1 रिसेप्टर्स पे कॉम्पिटिटिवली बाइंड करने से रोकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटागोनिस्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एंटागोनिस्ट। और ये क्या हो गया, कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज, कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज। तो ARB जो होते हैं, ठीक है, वो कंटिटिवली इनहिबिट करते हैं किसको, एंजियोटेंसिन सेकंड को, ठीक है, किससे, कि वो AT1 रिसेप्टर्स को पे, ठीक है, बाइंड ना कर पाए, ठीक है। और जब AT1 रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो जो है उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आइए उसको लिख लेते हैं कि ARBs competitively inhibit the binding of angiotensin second to the
AT1 receptor and block its इफेक्ट। ठीक है, ब्लॉक इट्स इफेक्ट। तो क्या करता है कि जो ARB होता है वो कम्पिटिटिवली किसको इनहिबिट करता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड को, ठीक है, कि वो किस पे बाइंड ना कर पाए, AT1 रिसेप्टर्स पे। जब AT1 रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पाता है तो वो उसके इफेक्ट को जो है ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है, ठीक है, ARBs होते हैं, ठीक है, ARBs, ठीक है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ARBs आर produces similar effect to those of AC इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो ARBs होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल AC इनहिबिटर्स की तरह जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब एक लाइन इसमें और है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स डू नॉट do not affect of the degradation of bradykinin। जैसा कि हमने AC इनहिबिटर्स में देखा था, AC इनहिबिटर्स क्या करता था, जो ब्रेडिकाइनिन है उसके डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर देता था। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। काम तो ये AC इनहिबिटर्स की तरह ही करते हैं ARBs ब्लॉकर्स जो हैं, लेकिन जो है ये ब्रेडिकाइनिन को उसके डिग्रेडेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। अब बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट की। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं हम इसके एडवर्स इफेक्ट की। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट की। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट में इसके क्या क्या आएगा, एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट में पहला एडवर्स इफेक्ट जो है, ठीक है, वो है हेडेक। ठीक है, हेडेक। दूसरा एडवर्स इफेक्ट जो है वो है एंजियोइडमा। ठीक है, तीसरा जो है वो है कफ। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग। और जो लास्ट है वो है टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, ये जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, पहला साइड इफ़ेक्ट हेडेक हो गया, एंजियोइडमा हो गया, कफ हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग और टेराटोजेनिसिटी। ठीक है, तो ये जो है इसके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट हो गए। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे जो इसको हम यूज़ करते हैं। सॉरी, यूज़ से पहले हम इसके एक दो साइड इफ़ेक्ट और देख लेते हैं। ठीक है, जो है हाइपरकैलेमिया, इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। हाइपरकैलेमिया। ठीक है,
हाइपरकैलेमिया कब होता है? ठीक है, हाइपरकैलेमिया व्हेन ARVs are taken in combination with potassium sparing डायूरेटिक्स। ठीक है, यानी जो है ये हाइपोकैलेमिया एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कब? जब ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक लास्ट साइड इफ़ेक्ट जो इसका है, ठीक है, वो है सॉरी एंजियोइडेमा और कफ तो इसमें डिस्कस ही कर दिए। ठीक है, तो बस ये एक इम्पॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा कि हाइपोकैलेमिया भी काज करता है, लेकिन हाइपोकैलेमिया कब काज करता है? जब ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसकी यूज़ की। ठीक है, यूज़ में ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी यूज़ की। पहला यूज़ जो है इसका, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो हाइपरटेंशन में। ठीक है, हाइपर टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट EMI में। ठीक है, नेक्स्ट CCF यानी कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर। ठीक है, कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर में दिया जाता है। लास्ट जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये जो है इसके यूज हो गए। ठीक है, अब कुछ इसके इम्पॉर्टेंट नोट हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, उनको नोट करके जो है लिख लेते हैं और उनको याद रखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे नोट नहीं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर mainly indicated in patient who develop cough with AC इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स मेनली उन पेशेंट में दिया जाता है। ठीक है, जिनमें AC इनहिबिटर्स क्या करते हैं? कफ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इन CCF EMI एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ARVs used in patient who have intolerant to AC इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी जो EMI के
डायबिटिक नेफ्रोपैथी के और CCF के यानी कंजस्टिव कार्डियक फेलियर के जो पेशेंट हैं, ठीक है, जो AC इनहिबिटर से इंटॉलरेंट कर गए हैं, ठीक है, जो टॉलरेट कर गए हैं, ठीक है, उन पेशेंट में जो है ARB को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट एक है, लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका कि ARBs are used in ARBs are used in ARB are used in नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि like AC inhibitors ARBs produces नहीं, prevents ARB prevent or delay the development of renal complication in डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। यानी AC इनहिबिटर्स की तरह, ठीक है, जो ARB ब्लॉकर्स होता है, ठीक है, वो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें रीनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कम, ठीक है, यानी उसको जो है रोकता है, डिले करता है डेवलप होने से। तो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में जो है सारी जानकारी हो गई, ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, उसके मेडिसिन हो गए, काइनेटिक्स हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, यूज हो गया, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, छोटा सा है, देख लेते हैं 10 मिनट का। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, शॉर्ट में DRIs, ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स। अब जैसा कि इसके नाम में लिखा है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, ठीक है, इसके नाम से ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चलता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स होते हैं, ये डायरेक्ट रेनिन को जो है ब्लॉक कर देते हैं। अब रेनिन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, ठीक है, उससे रेनिन की हेल्प से बनाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। तो जो ये डायरेक्ट रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, ठीक है, ये क्या करता है, ये रेनिन को इनहिबिट कर देता है। अब जब रेनिन इनहिबिट हो जाता है तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है, दोनों का फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है लेवल, ठीक है। तो आइए इसका मेडिसिन, एक ही मेडिसिन है, उसको देखते हैं। वो मेडिसिन है एलिस्केरिन, ठीक है, मेडिसिन हो गया एलिस्केरिन। अब इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हेडिंग डाल के लिख देते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका, ओरल, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका, ओरल या माउथ, ठीक। अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधे डिस्क्राइब करते हैं, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन से बना एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन
एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड किसके हेल्प से? रेनिन के, ठीक है, रेनिन। अब रेनिन को जो एलेस्किरिन है, ठीक है, एलेस्किरिन ये क्या करता है, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है, इसको इनहिबिट कर देता है। अब जब रेनिन इनहिबिट हो गया तो जो एंजियोटेंसिनोजन से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकंड बन रहा था, ठीक है, इसका लेवल जो है डिक्रीज कर जाता है। और जब इसका लेवल डिक्रीज कर जाता है, चूँकि जो एंजियोटेंसिन होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, वैसो कंस्ट्रक्शन, यानी वो ब्लड वेसल जो होती है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। और जब इसका लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा लेवल, तो जाहिर सी बात है कि जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर जाएंगी? डायलेट कर जाएगी। और जब वो डायलेट कर जाएंगी तो बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, जो बढ़ा हुआ बीपी रहेगा वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको पॉइंट में लिख लेते हैं। एलिस्केरिन बाय इनहिबिटिंग रेनिन, by inhibiting renin decreases the level of angiotensin फर्स्ट, ठीक है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है, ठीक है, वो किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो है उसका कोई काम नहीं होता। अब ये जो हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं, एक लाइन में है यूज़, ठीक है। ये जो मेडिसिन है, ठीक है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, ये अकेले काम नहीं कर पाती है, ठीक है, ये अकेले काम करने में कैपेबल नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम? इसको डाययूरेटिक्स के साथ में कंबाइन करके देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन में देते हैं, ठीक है, तब जाके ये जो अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाती है। तो आइए वही लिख लेते हैं कि एलिस्केरिन, ठीक है, एलिस्केरिन सो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट with the combination of diuretics, ठीक है। अब डायूरेटिक्स में कौन सा आएगा? थायाजाइड, ठीक है, थायाजाइड, ठीक है। ये क्या करता है? ये थायाजाइड के साथ में जो इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो है अपना एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है। अब ये इसका हो गया यूज़। अब बात कर लेते हैं हम इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है, कि इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो इसके 3-4 एडवर्स इफेक्ट हैं इम्पॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं और ध्यान में रखेंगे। हेडिंग डाल देते हैं एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। पहला एडवर्स इफेक्ट क्या है? डायरिया, ठीक है, डायरिया। दूसरा क्या है? एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंजियोइडेमा, ठीक है, एंजियोइडेमा। और लास्ट में जो क्या है वो है हेडेक, ठीक है, हेडेक। तो ये जो है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स के क्या हो गए? एडवर्स इफेक्ट हो गए। तो इसी टॉपिक के साथ में जो है आज का ये लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। अब आगे वाला जो लेक्चर है, आगे आने वाला जो लेक्चर है, उसमें हम आपको डाययूरेटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, ये 2 क्लासिफिकेशन कंप्लीट कराएंगे। तो ये हमें लग रहा है कि ये आपका, ठीक है, 3rd लेक्चर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का।
तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 5 से मैक्सिमम 6 लेक्चर में जो है आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो डायरेटिक्स है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, पैसोडाइलेटर्स हैं, ठीक है, सिम्पैथेटोलिटिक्स हैं, तो ये सब थोड़े बड़े टॉपिक हैं जिसमें आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, और हाइपरटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, वो सब बताया जाएगा। तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, तो इसलिए उसको हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 लेक्चर में, मैक्सिमम 6 लेक्चर में कवर कर लें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिएगा।